So hey guys, welcome back to TradeSpurt. So today we'll be discussing 50 interview questions. So let's get started for our first question. So अभी हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो काफी इंटरव्यूज में आता है, पूछा जाता है. That is how do you structure and lead a full scope penetration testing engagement across a web or mobile or API or network layers. Okay, so इंटरव्यूअर आपको ये सवाल पूछ सकता है और मैं मैं भी इस सवाल का जवाब देने वाला हूँ और कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता था. तो कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहिए था, ऐसा आपको लगा तो प्लीज कमेंट इट आउट एंड देयर विल बी अ गिव अवे टू लकी 5 सब्सक्राइबर्स एंड पीपल हु कमेंट इन दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन. सो अच्छा बुरा कुछ भी चलेगा लेकिन कमेंट करना. तो चलो शुरू करते हैं. मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है. इस सवाल में क्या पूछा गया है? इसमें इंटरव्यूअर ने पूछा है कि आप वेब, मोबाइल, एपीआई और नेटवर्क लेयर्स के फुल स्कोप पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंगेजमेंट्स को कैसे स्ट्रक्चर करते हो और लीड कैसे करते हो. अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यू विल बी ए लीड, टीम लीड. सो हमेशा लाइफ टाइम के लिए पेन टेस्टिंग करना है ऐसा नहीं है. मतलब पेन टेस्ट लीड भी पेन टेस्टिंग करता है बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू गो फॉर अ मैनेजरियल पोजीशन एंड ऑल. तो सो बेस्ड ऑन दैट दिस इंटरव्यू क्वेश्चन आई हैव प्रिपेयर्ड. सो शॉर्ट में बोला जाए तो आप वेब, मोबाइल और एपीआई नेटवर्क के टेस्ट को सिंपल तरीके से कैसे प्लान और मैनेज करते हो. ठीक है, ये इन शॉर्ट बोला गया है, पूछा गया है यहाँ पर. ठीक है, तो आपने जवाब क्या देना है वो देखो. जब मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फुल स्कोप पेन टेस्ट प्लान करता हूँ तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करता हूँ थ्रू स्कोपिंग. स्कोप में क्या है, आउट ऑफ स्कोप, इन दी स्कोप. ठीक है, क्लाइंट के साथ डिटेल्ड डिस्कशन करना पड़ता है ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि कौन से असेट्स टेस्ट करने हैं. वेब एप्स, एपीआईज, मोबाइल एप्स या नेटवर्क डिवाइसेस, और कौन से असेट्स आउट ऑफ स्कोप है. इस स्टेज पे एक्सेस रिक्वायरमेंट्स, डाउन टाइम विंडोज, और क्रेडेंशियल्स भी कंफर्म कर लेते हैं. ठीक है, सो ताकि इन फ्यूचर हमें अगर टेस्टिंग करना है तो सो वी शुड बी हैविंग सर्टेन यूजर क्रेडेंशियल, वेदर इट इज एडमिन और यूजर और टेस्ट, और इट डिपेंड्स what kind of environment it is and what user roles they are providing and with what permissions they are giving. and अगर इन स्कोप, अगर कुछ चीजें आउट ऑफ स्कोप है, फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज नहीं स्कैन करना है, नहीं टेस्ट करना है, सो वी नीड टू कीप इट अंडर द आउट ऑफ स्कोप. ओके, सो उतनी चेकलिस्ट और टेस्ट के सिनेरियोज इग्नोर हो जाएंगे. ठीक है, वो विल नॉट बी टेस्टिंग देम एंड इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर पेन टेस्ट. ओके, सो उसके बाद में पूरा एंगेजमेंट 4 फेजेस में डिवाइड करता हूं मैं. ठीक है, सो फर्स्ट है रिकॉनसेंस. रिकॉनसेंस मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोल सकते हैं, इन शॉर्ट रिकॉन बोलते हैं. देन वीए पार्ट रहता है. वीए मतलब go in depth in later part, but VA मतलब just analyze करते हैं, vulnerabilities को assess करते हैं. इतना ध्यान में रखो. will not be pen testing those vulnerabilities, will just identifying them whether it is there or not.
100% that will be covered in the pen testing part. So exploitation part, that means pen testing. Okay, then so first one was reconnaissance, second one is vulnerability assessment, that is VA, then third is exploitation, then there is a reporting part for fourth one. Okay, recon, VA, exploitation and reporting. Okay, these four. Then पेन टेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में रिकॉग्निशंस और इंफॉर्मेशन गैदरिंग अक्सर एक ही चीज को रेफर करते हैं, यानी टारगेट के बारे में जितनी भी पब्लिक या अवेलेबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है वो कलेक्ट करना पड़ता है. सो अभी थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे. पैसिव रेकॉन रहता है और एक्टिव रेकॉन रहता है. ठीक है, पैसिव मतलब किसी को दिखे बगैर चीजें कलेक्ट करना. एक्टिव मीन्स you will be directly contacting with the target or the victim or the client and customer. और ये टेक्निकल, ये लेमन वर्ड्स में बता रहा हूँ. इन डेप्थ अगर टेक्निकल वर्डिंग्स में अगर देखा जाए तो पैसिव रेकॉन में क्या होता है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, डीएनएस रिकॉर्ड्स और कंपनी वेबसाइट्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स से बिना टारगेट को डायरेक्टली टच किए इन्फो इकट्ठा करना पड़ता है. ठीक है. सो देन रहता है हमारा एक्टिव रिकॉग्निशंस. तो उसमें एनमैप, ओईज, पिंग, ट्रेसरूट जैसे टूल्स से डायरेक्टली टारगेट को स्कैन करके इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है. देन रिकॉन फेज में आई फोकस ऑन इंफॉर्मेशन गैदरिंग. इंफॉर्मेशन कौन सी रहेगी? सब डोमेन्स रहेंगे, ओपन पोर्ट्स रहेंगे, एक्सपोज्ड सर्विसेज रहेंगी, एपीआई एंड पॉइंट्स रहेंगे. सो सब ट्रैक करता हूं मैं. सो टूल्स जैसे एमास रहता है, एनमैप रहता है और ओएसएम टेक्निक्स यूज करना पड़ता है. फिर आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस. ठीक है. सो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में क्या होता है कि यहाँ मैं डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स यूज करता हूँ. सो ठीक है. सो लेयर वाइज वेब के लिए बॉब स्वीट प्रो, मोबाइल के लिए मॉब एसएफ. ठीक है. और फ्रीडा, और एपीआई के लिए बॉब सूट है, और रिपोर्ट बॉब का रिपीटर और पोस्टमैन यूज करना पड़ता है एपीआईज के लिए. और नेटवर्क के लिए नेसस या एनमैप यूज कर सकते हैं. देन मैन्युअल टेस्टिंग का भी मेजर रोल होता है, स्पेशली जब बिजनेस लॉजिक फ्लॉज या ऑथ बाईपास डिटेक्ट करने होते हैं. एक्सप्लॉयटेशन फेज में आई ऑलवेज ट्राई टू शो रियल इम्पैक्ट. सिर्फ वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करने से काम नहीं चलता. मुझे ये भी प्रूव करना होता है कि अगर कोई अटैकर इसको एक्सप्लॉइट करे तो बिजनेस को क्या रिस्क हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल जेडब्ल्यूटी फॉर्जरी, आईडोर, एसएसआरएफ, रिमोट फाइल इंफ्यूजन, दैट इज आरएफआई. सो ये सब प्रैक्टिकल पीओसीज के साथ डेमोन्स्ट्रेट करता हूं मैं. ठीक है. लास्ट फेज होता है रिपोर्टिंग. मैं हमेशा दो तरह के रिपोर्ट्स बनाता हूं. एक डिटेल्ड टेक्निकल रिपोर्ट जो डेवलपर्स और सिक्योरिटी टीम के लिए होती है, और एक एक एग्जीक्यूटिव लेवल समरी होगी जो कि सीसो रहते हैं ना, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जिनको बोलते हैं, या मैनेजमेंट के लिए रहेंगी, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड होती है. सारे फाइंडिंग्स को सीवीएसएस या रिस्क रेटिंग के बेसिस पे प्रायोरिटाइज करता हूं, और फिक्स के लिए क्लियर रेमेडिएशन स्टेप्स प्रोवाइड करता हूं. ठीक है. और हाँ, जीरा के थ्रू रेमेडिएशन टिकट्स क्रिएट करता हूं, असाइन करता हूं रिस्पेक्टिव टीम्स को. जो कोई भी बंदा हैंडलर रहेगा या फिर असाइन ही रहेगा, उसको असाइन करना पड़ेगा और क्लोजर तक के ट्रैक करना पड़ता है. उनको फीडबैक लेना पड़ता है रेगुलर, whether it is fixed or not, because if you leave that ticket
So they are not going to fix that particular vulnerability. So you need to contact them regularly. अगर टीम लीड कर रहा हूँ मैं, तो सभी पेन टेस्टर्स को उनके स्ट्रेंथ्स के हिसाब से असाइन करना होता है कोई प्रोजेक्ट, ठीक है। सो वेब स्पेशलिस्ट हो तो उसको वेब के प्रोजेक्ट मिलेंगे, मोबाइल वाला बंदा है तो उसको मोबाइल रिवर्स इंजीनियर को देंगे वो काम, नेटवर्क पीटी वाला काम है तो नेटवर्क एनालिस्ट को देंगे, एक्सेट्रा। मतलब ठीक है। सो डेली सिंक्स ले सकते हैं, स्टैंड अप्स ले सकते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन और पीयर रिव्यूज भी जरूरी है, मैनेजमेंट का रिव्यू जरूरी है, क्लाइंट को रिपोर्ट भेज रहे हैं तो उसके पहले। सो रिव्यूज के थ्रू पूरी एंगेजमेंट स्ट्रीमलाइंड रहती है, ठीक है। सो एंड ऑफ द डे मेरा फोकस होता है कि क्लाइंट को एक क्लियर रिस्क बेस्ड रोड मैप मिले जो उनकी सिक्योरिटी पोस्चर जेन्युइनली इंप्रूव करे, ठीक है। तो ये सभी चीजें थी, already covered all these things. Okay. और बाद में शाम से निकल सकते हैं अपन प्रोजेक्ट रिलीज के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू प्रायोरिटाइज वल्नरेबिलिटीज। मीन्स ऑलराइट गाइज, सो चलिए बात करते हैं एक और रियल वर्ल्ड चैलेंज के बारे में। अगर इंटरव्यू में आपको पूछा गया कि कैसे वल्नरेबिलिटीज को प्रायोरिटाइज करते हैं जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हो, और कैसे उनका रेमेडिएशन डेव या इंफ्रा टीम्स के साथ ट्रैक करते हैं। सो देखो, जब एक सिक्योरिटी टीम, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज वल्नरेबिलिटीज अक्रॉस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फॉर इफेक्टिव रेमेडिएशन ट्रैकिंग विथ डेव इंफ्रा टीम्स। ओके, सो जैसा कि मैंने बोला कि हाउ वी विल बी प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स इन द प्रोजेक्ट इफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आर देयर। ओके, सो देखो, जब एक सिक्योरिटी टीम मल्टीपल पेन टेस्ट एंगेजमेंट्स हैंडल कर रही होती है तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है प्रायोरिटाइजेशन। हर कस्टमर के लिए उनका प्रोजेक्ट्स हायर प्रायोरिटी पे रहता है, बट बेस्ड ऑन व्हाट certain parameters we have to prioritize the things, prioritize the projects, so that you should know. So हर फाइंडिंग को फिक्स करना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होता है, सो यू नीड टू फोकस मोर ऑन द critical and major, critical and high level need. Okay, so तो मेरा अप्रोच सिंपल और रिस्क फोकस्ड होता है। सो सबसे पहले मैं सीवीएससी स्कोर या बिजनेस इम्पैक्ट को देखकर फाइंडिंग्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ, जैसे क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है, लो है, ठीक है, 4 है, और इन्फो भी रहता है और ऑब्जर्वेशन भी रहता है। सो दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ एज ऑफ नाउ। सो लेकिन बस सीवीएसएस देखकर काम नहीं चलता है, मैं क्लाइंट को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को भी कंसिडर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मीडियम सेवेरिटी का इशू क्रिटिकल पेमेंट एपीआई में मिला है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है, उससे भी मैं हाई प्रायोरिटी दे सकता हूँ, ठीक है। सो उसके बाद में उसके बाद
मैं वल्नरेबिलिटीज को जीरा या सर्विस नाउ जैसे टूल्स होते हैं ना, तो उसमें रेज करता हूँ एज ए रेमिडिएशन टिकट। हर टिकट में क्लियर स्टेप्स लिखता हूँ, कैसे इशू आइडेंटिफाई हुआ, एक्सप्लॉइट कैसे होता है और फिक्स क्या होगा। सो डेव और इंफ्रा टीम्स के साथ वीकली और बाई वीकली रेमिडिएशन कॉल्स भी रखता हूँ, जहां हम स्टेटस डिस्कस करते हैं कि कौन सा इशू रिजॉल्व हुआ, कौन सा पेंडिंग है, और कौन अगर किसी फाइंडिंग का फिक्स कॉम्प्लेक्स है तो क्या टेम्परेरी मिटिगेशन लगाया गया है या नहीं। अगर कोई इशू रिपीटेडली स्लिप हो रहा है तो मैं उसका एसएलए ब्रीच ट्रैकर मेंटेन करता हूँ। इसके ऊपर मैनेजमेंट को एक्सकेलेट करना वो उनका काम है, ठीक है। मतलब वो दैट इज द मैनेजमेंट टास्क, आई वुड से। मतलब we obviously we need the help from their side because we cannot go and intervene the process actually। इससे ऊपर मैनेजमेंट को एस्केलेट करने में हेल्प मिलती है एक्चुअली एसएलए से। एसएलए हो या एसएलओ हो, certain period of time, within a certain period of time the things should get fixed। that is the most important thing। एक और चीज मैं फॉलो करता हूँ, रिस्क एक्सेप्टेंस फॉर प्रोसेस। सो RAP बोलते हैं उसको, रिस्क एक्सेप्टेंस प्रोसेस। मतलब अगर कोई बंदा है, कोई कस्टमर है या फिर डेवलपमेंट वाला बंदा है, तो सो दे आर नॉट रेडी टू फिक्स दैट पर्टिकुलर इशू, और इट माइट बी अ बिजनेस रिक्वायरमेंट। सो वी नीड टू हैव द रिस्क एक्सेप्टेंस। अगर कुछ भी होता है तो अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। सो हर इशू फिक्स नहीं होता है, कुछ केसेस में बिजनेस वो रिस्क एक्सेप्ट करता है। कभी कभी रिलीज डेट पास में होती है, सो क्रिटिकल और हाई इशू, क्रिटिकल इश्यूज ओनली विल गेट फिक्स्ड। सो based on the attack vector we need to identify the CVSS score। बस CVSS score और रेटिंग के बेसिस पर प्रायोरिटीज सिलेक्ट नहीं होती है। बिजनेस का इम्पैक्ट भी मैटर करता है। बिजनेस का इमरजेंसी, बिजनेस को बिजनेस भी प्रायोरिटी है। बिजनेस सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द साइबर सिक्योरिटी, आपको ध्यान में रखना है। सो बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू टेक ए कॉल whether you are allowed to stop the release from you are stopping the product from the release or not। okay, so ideally they don't do, but we have to enforce the strict guidelines that अगर critical या फिर high issues है तो product release नहीं कर सकते हैं, कस्टमर को वैसे बताना पड़ेगा फिर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेन मंथली डैशबोर्ड्स जनरेट करता हूँ, जिसमें क्लियर दिखाता हूँ कि किस प्रोजेक्ट में कितने इश्यूज आए, कितने क्लोज हुए और क्या ट्रेंड है रेमिडिएशन का। या डैशबोर्ड्स डेव क्यूए सिक्योरिटी हेड्स के साथ शेयर कर देता हूँ फॉर विजिबिलिटी and for their future support। तो दोस्तों, वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट करना एक स्किल है, लेकिन उन्हें बिजनेस वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करना एक स्किल है, बट उन्हें बिजनेस फ्रेंडली वे में प्रायोरिटाइज करके फिक्स करवाना, दैट्स वेयर द रियल वैल्यू कम्स इन। अगर आप फिक्स नहीं करवा सकते हो वो इश्यूज, सो यू आर नॉट ए गुड टीम लीड, ये मैं कहना चाहूंगा। सो टेक हेल्प फ्रॉम मैनेजमेंट इफ यू आर नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स और समथिंग लाइक दैट, सो बट you have to fix it। Product manager could be in trouble if the product is not released on a specific date। okay, so अगर आपका ये अप्रोच यूजफुल लगा तो लाइक बटन दबा दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके जीरा लाइव डेमो
वीडियो भी बनाओ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वो भी करा के दिखा देंगे, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट्स द अप्रोच टू इंटीग्रेटिंग सास्ट एंड डास्ट and DevSecOps into CI/CD pipelines, for example with SonarQube and Jenkins. So okay guys, so ये वाला क्वेश्चन थोड़ा DevSecOps जोन में घुस रहा है, और ऑनेस्टली मुझे ये जोन बड़ा ही स्पाइसी लगता है, क्योंकि यहाँ कोडिंग भी है, सिक्योरिटी भी है, और ऑटोमेशन का फुल तड़का भी है। सो द क्वेश्चन इज, भाई सास्ट, डास्ट और DevSecOps को CI/CD पाइपलाइन में कैसे इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। ये सवाल आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और सैलरी कुड बी 20-30 lakhs पर मंथ पर एनम इन इंडिया। सो सिंपल है, सबसे पहले तो डेवऑप्स पाइपलाइन का थोड़ा देसी मसाला लगा के DevSecOps बनाते हैं, ठीक है, समझ में। DevSecOps पाइपलाइन को थोड़ा देसी मसाला लगा के DevSecOps बनाते हैं, ठीक है। सो देखो, सास्ट मतलब स्टैटिक एनालिसिस, ये होता है कोड का MRI स्कैन, बिना रन किए ही फॉल्ट्स डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। देन होता है डास्ट, डायनेमिक एनालिसिस, ये होता है एक्चुअल ऐप का रोड टेस्ट, देखते हैं लाइव ट्रैफिक में कैसे रिएक्ट कर रही है। तो मेरा फंडा सिंपल है, शिफ्ट लेफ्ट कर दो सिक्योरिटी को, ठीक है, मतलब कोडिंग के टाइम पे ही धूला ही चालो। स्टेप बाय स्टेप कैसे करता हूँ सुन लो, देख लो और अप्लाई करो। SonarQube फर्स्ट है, SonarQube को जेनकिंस के साथ हुक करता हूँ, ठीक है, जैसा कि एक लॉयल दोस्त। जब भी कोड कमिट होता है ना, SonarQube बोलता है, अबे ये क्या लिखा है, हार्ड कोडेड पासवर्ड्स, हाँ, एसक्यूएल इंजेक्शन, शेम शेम। सो ये ऐसे वल्नरेबिलिटीज है, और फिर डेवलपर्स का हाल होता है, अरे यार ये वार्निंग कहाँ से आ गई, ऐसा बोलेंगे फिर। बट दैट्स द पॉइंट, रियल टाइम फीडबैक, ठीक है। सेकंड होता है कि डास्ट, डास्ट का रूल आता है स्टेजिंग पे। स्टेजिंग ये एक एनवायरनमेंट है, एक Git and GitLab, you can search over the Google, you will get to know. तो हम कहाँ थे, डास्ट का रोल आता है स्टेजिंग पे। तो स्टेजिंग ये एक एनवायरनमेंट है, जैसे QA होता है, स्टेजिंग होता है, प्रॉड होता है, ऐप होता है, और टेस्टिंग एनवायरनमेंट होता है। सो ये सब चीजें हैं, UAT एनवायरनमेंट भी होता है। सो हाँ, सो वहां मैं OS Zap या फिर बॉबसूट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लगा देता हूँ पाइपलाइन में। भाई ऐप लाइव मतलब है, देखो अगर कोई इनपुट फील्ड को इंजेक्शन कर दे तो Zap तुरंत जीरा में टिकट फाड़ देता है। मतलब डेवलपर अब गिट के साथ जीरा का भी शक्तिमान बन गया है, ठीक है। सीक्रेट्स डिटेक्शन भी लगाता हूँ, प्री कमिट हुक्स जिनको बोलते हैं। सो अगर कोई डेवलपर गलती से API की डाल रहा है तो टूल चिल्लाता है कि ओए गिटहब पे प्रोडक्शन का पासवर्ड डालने का प्लान है क्या भाई। फिर आता है रेमेडिएशन लूप, ठीक है। रेमेडिएशन मतलब फिक्स करने का उनको, ठीक है। टिकट बन गया, डेवलपर ने फिक्स कर दिया, नेक्स्ट कमिट हुआ। कमिट मतलब जब भी आप कोड करते हो तो कमिट करना पड़ता है, पुल और पुश रहता है रेपोज का, गिट और गिटलैब या फिर बिटबकेट में। तो पुल करना पड़ता है, पुल रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है, तब जाके वो वहां पर आता है, ठीक है। तो स्कैन वापस चालू, जब तक ग्रीन ना आए तब तक के रिलीज नहीं जाता, सिंपल रूल, नो ग्रीन नो डिप्लॉय नो बिरयानी, ओके। सो और हाँ, ये सब डैशबोर्ड्स पे दिखाता हूँ कौन से रेपो में कितने फ्लॉज आए, किस डेवलपर ने कितने फिक्स किए और कितना कोड मासूम है, ठीक है। सो मतलब
डेवसेकऑप्स ऐसे सेट करते हैं कि डेवलपर भी कहे अब तो मैं सिक्योर कोड लिखने का फैन हो गया हूँ. सो गाइस, इफ यू आर ऑल्सो बिल्डिंग CI/CD पाइपलाइन एंड चाहते हो सिक्योरिटी को उसमें मस्ती के साथ इंटीग्रेट करना, तो भाई लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो मिस मत करना. सो बिकॉज नेक्स्ट मैं बताऊंगा हाउ आई ड्राइव सिक्योर कोडिंग कल्चर यूजिंग मीम्स, ट्रेनिंग्स एंड फ्री समोसाज. ओके, सो सिक्योरिटी बोरिंग नहीं होती यार जब तक कि अपन स्टाइल में हो. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, how do you drive secure coding practices among cross-functional teams, dev, QA, DevSecOps. ठीक है, सो ओके गाइस, अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जहां डेवलपर, टेस्टर और डेवऑप्स तीनों का मिलन होता है, जैसे एवेंजर्स का एंड गेम. तो सवाल है भाई, कैसे इंश्योर करते हो कि डेव, क्यूए और डेवऑप्स टीम सिक्योर कोडिंग फॉलो कर रहे हैं. देखो यार, सच बोलो तो सिक्योर कोडिंग का ज्ञान देना ना थोड़ा ट्रिकी होता है. सिक्योर कोडिंग का अगर बोरिंग बना दिया तो डेवलपर बोलेगा भाई मुझे एसक्यूएल इंजेक्शन से ज्यादा ये पीपीटी अटैक कर रहा है. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं बनाता हूँ सिक्योरिटी को कूल, रिलेटेबल और थोड़ा मीम वर्दी. सबसे पहले अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करता हूँ, लेकिन पावर पॉइंट नहीं, रियल लाइफ ब्रिज स्टोरीज, कोई वेबसाइट्स है या फिर CTFs है उनको सॉल्व करके दिखाना है. और ठीक है, सो जैसे एक बार बताया था, ये देखो भाई, ये कंपनी का डेटाबेस लीक हो गया बिकॉज डेवलपर ने एडमिन यूजर नेम के साथ admin123 पासवर्ड यूज किया 2024 में. ठीक है, और सब QA वाले हंस रहे थे जब तक उन्हें उनके कोड में भी वही मतलब उनके कोड में भी वही मिला फिर तो. ठीक है, सो एक के ऊपर हंसते लेकिन सब वल्नरेबल चीजें यूज करते हैं. ठीक है, सो वास्प टॉप 10 को बोरिंग नहीं बनाना चाहिए. हर वल्नरेबिलिटी को एक स्टोरी में कन्वर्ट करो. एक्सेसेस समझाना है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग समझाना है. तो एक फेक लॉगिन पेज बना के लाइव दिखाता हूँ कि अटैकर कैसे कुकीज ले गया, सुनाई भी दे जाता है टीम से. ओ भाई, ये तो सच में डेंजरस है. प्री कमिट हुक्स. ठीक है, प्री कमिट हुक्स में प्री कमिट हुक्स और सिक्योर कोडिंग टेम्पलेट्स बनाता हूँ सो दैट डेव्स डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील. मतलब खाली सिक्योर कोडिंग के लेक्चर्स में टूल्स भी दो हाथ में उनके, जैसे ESLint है, ESLint रूल्स है, सीक्रेट स्कैनर्स है, CI फेल ट्रिगर अगर कोई सिली मिस्टेक करे तो. देन फोर्थ है बग बाउंटी माइंडसेट इंट्रोड्यूस करता हूँ इंटरनली. डेवलपर ने अगर सिक्योर फिक्स किया या हार्डनिंग का आइडिया दिया तो उनको शाउट आउट देता हूँ स्लैक पे या टीम्स पे, या एक सिक्योर कोडर ऑफ द मंथ का टैग. और कभी कभी पिज्जा भी, क्योंकि भाई मोटिवेशन भी जरूरी है, मोटिवेशन भी सिक्योर होना चाहिए ना. देन QA टीम है, डेवऑप्स टीम है, तो उनके साथ भी सेशंस करता हूँ. QA को बोलता हूँ कि सिर्फ पास और फेल चेक मत करो, ट्राई टू ब्रेक द ऐप लाइक ए हैकर. डेवऑप्स को बताता हूँ कि उनका इंफ्रा भी कोड है तो उसमें भी सिक्योर प्रैक्टिसेस लगाओ. IAM पॉलिसीज हो या सीक्रेट मैनेजमेंट, सब ऑटोमेट करो. और सबसे जरूरी बात मतलब जजमेंट फ्री कल्चर बना के रखता हूँ. किसी ने गलती की तो उसे ब्लेम नहीं, ट्रेन करो. भाई अगर सबको सिक्योर बनाना है तो सबको सेफ फील करवाना भी इम्पोर्टेंट है. तो दोस्तों, ये था मेरा फंडा
टू बिल्ड सिक्योर कोडिंग कल्चर। सिक्योरिटी लेक्चर जैसा नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। फिर से देखो अगर नहीं समझ में आया या फिर भूल गए तो लेकिन these are all the things you need to tell in the interview questions। ठीक है, सिक्योरिटी एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, ओके, इन रियल लाइफ। अगर उसके बाद में सभी आसान हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हो कि अपनी टीम को आपकी टीम सिक्योरिटी को बोरिंग समझना बंद करे तो इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो और अपनी टीम ग्रुप में भी भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो। सो अभी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5th। हाउ डू यू प्रेजेंट द पीटी फाइंडिंग्स टू C-level stakeholders in a risk oriented and actionable way। तो ओके दोस्तों, अब आता है वो मोमेंट जहां आपकी मेहनत मेहनत की रिपोर्टिंग होती है, लेकिन सामने होते हैं CEO, CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर रहता है। सो यानी C-level के एवेंजर्स है और उनको ना बॉब सूट के पेलोड समझ आते हैं, ना CSS का फुल फॉर्म याद रहता है, उन्हें चाहिए बस रिस्क। मतलब उनको कुछ भी टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती है, ये ध्यान में रखो। तो उनको लेमन वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो रिस्क, इम्पैक्ट और एक्शन, बिजनेस के ऊपर क्या, बिजनेस को क्या रिस्क है, बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है उस वल्नरेबिलिटी से, बिजनेस और क्या एक्शन लेना चाहिए, उनको फिक्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शॉर्ट, शार्प एंड स्केरी इफ नीडेड, ओके। तो जब मुझे पेंटेस्ट का आउटपुट उनके सामने प्रेजेंट करना होता है, मैं कोडिंग से ज्यादा स्टोरी टेलिंग मोड ऑन कर देता हूँ। सबसे पहले मैं उनको नहीं बताता कि वी फाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन ऑन एंड पॉइंट और एपीआई और ठीक है, और ठीक है, इन एपीआई का कोई एपीआई एंड पॉइंट होगा उसके ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन मिल गया, ऐसे नहीं बोलता। तो सबसे पहले मैं उनको एसक्यूएल इंजेक्शन इन एन इंटरेक्टिव मैनर बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं उनको बोलता हूँ कि सर, अटैकर अगर ये फ्लॉ एक्सप्लॉइट करे तो वो आपके 5 लाख कस्टमर्स का डेटा डाउनलोड कर सकता है बिना लॉगिन किए, ठीक है। और बस रूम में एक ही साइलेंस होता है, कॉफी छोड़ के लैपटॉप की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे स्टेप 1 में क्या बोलेंगे कि टेक्निकल जार्गन्स को बिजनेस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस नहीं बोलना चाहिए। सर, अटैकर एक मैलिशियस लिंक भेजकर आपका ब्रांड इंपर्सोनेट कर सकता है, फिशिंग रिस्क हो सकता है एक्सेसेस से। सो कुकीज भी रिट्रीव हो सकती है कस्टमर की। सो या फिर एप्लीकेशन, मतलब जो भी एडमिन है उसका भी। सो स्टेप 2 में क्या बोल सकते कि प्रायोरिटाइज लाइक ए बॉस। मैं सारी फाइंडिंग्स को क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो फॉर्मेट में करता हूँ, लेकिन बेस्ड ऑन बिजनेस इम्पैक्ट, ना कि सिर्फ CSS कोड, ठीक है। सो और हाँ, यूज ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, डैशबोर्ड्स। सिर्फ लिखित रिपोर्ट देने से उनका इंटरेस्ट क्रैश हो जाता है, जैसे विंडोज 98 क्रैश होता है ना, वैसे। स्टेप 3 में क्या बोलेंगे अपन, जो भी फिक्सेस रहेंगे उनको सजेस्ट करेंगे अपन, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में। सो नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स, मैं कहता हूँ ये रिस्क है, ये आपका इम्पैक्ट है। और ये 3 स्टेप्स में ये 3 स्टेप्स है, ठीक है। सजेस्ट फिक्सेस, ठीक है। और ये 3 स्टेप्स है जिससे आप इसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है।
और मैं बताता हूँ टाइमलाइन, इसको 7 दिन में फिक्स करना है, सजेस्ट ये सब चीजें सजेस्ट करना पड़ेगा आपको, या एटलीस्ट वेब से ब्लॉक कर दो तो जब तक पैच ना हो वो भी ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप बोल सकते हैं कीप इट रियल नॉट थेरोटिकल। कुछ लोग पैनिक करते हैं और मैं बोलता हूँ सर ब्रीच तो नहीं हुआ ना, लेकिन अगर कोई ब्रीच तो नहीं हुआ अभी तक के, लेकिन अगर कोई रेड टीम या अटैकर ये ट्राई करे तो पॉसिबल है। और कस्टमर कभी कभी एक्सटर्नल वेंडर्स भी रखते हैं पेन टेस्टिंग के लिए अलग से, सो रेड टीम दे कैन बी हायर्ड, और यू माइट नॉट बी अवेयर ऑन दोज काइंड ऑफ सिनेरियोज। क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट चला जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा कंपनी को, यू मे गेट लेड ऑफ, ऐसा भी हो सकता है। सो अगर डेटा लीक प्रूफ मिला हो तो पहले ही लीगल और पीआर टीम को लूप में ले लेते हैं। मतलब सी लेवल, मतलब अपने जो एवेंजर्स है, हायर लेवल के मैनेजमेंट है, सीईओ है, सीटीओ है, सीसो है, तो उनको सरप्राइज नहीं शॉक देना होता है, ठीक है। ठीक, तो बोनस में आप देख सकते हो पीपीटी में कि फाइंडिंग्स है, रिस्क है, एक्शंस है, ओनरशिप है और टाइमलाइन है। तो स्पेसिफिक टाइमलाइन होना चाहिए जो कुछ भी इश्यूज है उनको फिक्स करने के लिए। एंड मैं बोलता हूँ कि सर अगर हम ये 5 एक्शन आइटम्स कर लेते हैं तो हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाएगा बाय 85%। ये वर्ड्स आपको यूज करना है, मतलब नंबरिंग्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है इंटरव्यूज में। सो कितने परसेंट से आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया वगैरह। अब बोलो कौन इम्प्रेस नहीं होगा, रिपोर्ट भी मिला, रोड मैप भी मिला और आपको एक सिक्योरिटी चैंपियन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो गाइज अगर आप भी चाहते हो कि आपकी पेन टेस्ट रिपोर्ट बोरिंग पीडीएफ बनने के बजाय एक बोल्ड ऑन ब्लॉकबस्टर बने तो ये ट्रिक्स ट्राई करो। और हाँ, अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको चाहिए कि मैं एक्चुअली I'll explain the next question it here itself. So what KPIs do? What KPIs do you use to measure the success of pen testing or AppSec programs? एप्लीकेशन सिक्योरिटी। सो आज का टॉपिक है, अभी का ये टॉपिक है एकदम एनालिटिकल, लेकिन बोरिंग नहीं बनाएंगे इसको, बिकॉज ये है पीटी या एपसेक प्रोग्राम की सक्सेस कैसे मेजर करते हो ये पूछा जा रहा है। पीटी या फिर एपसेक प्रोग्राम का सक्सेस जो है वो कैसे मेजर करता है। तो सुनो दोस्तों, पेन टेस्ट करना तो ठीक है, एक्सप्लॉइट मिला, पीओसीज बन गया, स्क्रीनशॉट अटैच हो गया, लेकिन जब बॉस या क्लाइंट बोले ये सब ठीक है हर्षल, बट बताओ कैसे प्रूव होगा कि ये पूरा प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं। तो उस टाइम पर आपको केपीआईज का ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। केपीआई के मैं कुछ हार्ड हिटिंग नो नॉनसेंस केपीआईज फॉलो करता हूँ। सुनो, वल्नरेबिलिटी क्लोजर रेट, कितने फाइंडिंग्स रिपोर्ट किए और उनमें से कितने क्लोज हुए विद इन एसएलए। अगर 20 फाइंडिंग्स है और 5 ही फिक्स हुए हैं तो भाई ये तो डेव टीम सो रही है या हमने उन्हें जगाया नहीं है। सो बोथ विल बी इन ट्रबल। सो इसका ट्रेंड हर वीक पर मंथ ट्रैक करता हूं मैं। देन टाइम टू फिक्स, जितनी जल्दी बंदा इंस्टा स्टोरी डालता है उतनी जल्दी वल्नरेबिलिटीज फिक्स होता है क्या। क्रिटिकल इश्यूज कितने दिन में पैच होता है, 2 दिन या 2 हफ्ते। ओके, सो टीटीएफ मतलब टाइम टू फिक्स, काम है तो डेवसेकऑप्स स्ट्रांग है। मतलब टीटीएफ जो है वो लेस रहना चाहिए। टीटीएफ मतलब टाइम टू फिक्स, अगर ये लेस है तो डेवसेकऑप्स स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। सो देन है रिपीट फाइंडिंग्स काउंट,
सम सेम वल्नरेबिलिटीज फिर से मिल रही है, मतलब ट्रेनिंग का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। ये मैट्रिक्स से ये पता चलता है कि लर्निंग हो रही है या सिर्फ पैचिंग हो रही है। देन फोर्थ है रिस्क रिडक्शन परसेंटेज। मैं करता हूँ प्री पीटी और पोस्ट पीटी रिस्क स्कोर कंपैरिजन। ठीक है भाई, पहले 90 था, अब तो 40 हो गया, काफी कुछ सिक्योर हो गया है। दिस गिव्स सी लेवल लोगों को एक सॉलिड बिफोर आफ्टर स्नैपशॉट। सो कोड कवरेज, कोड कवरेज फिफ्थ है, तो इसमें असेट कवरेज रहेगा। मतलब कोड भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, असेट है कंपनी का। कितना कोड स्कैन हुआ, कितनी एंड पॉइंट्स टेस्ट हुए, भाई अगर 100 एंड पॉइंट्स है और सिर्फ 10 टेस्ट हुए तो क्या फायदा। ये तो पीटी लाइट वर्जन हो गया ना। देन डेवलपर ट्रेनिंग कंप्लीशन रेट, जस्ट अ मोमेंट। तो डेवलपर ट्रेनिंग कंप्लीशन रेट, कितने लोगों ने सिक्योर कोडिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट किया, क्विज दिया क्या, पास हुआ क्या। मतलब भाई एंड्रॉइड मतलब नॉलेज शेयर भी हुआ या नहीं, नॉलेज शेयर भी हुआ या सिर्फ ईमेल में ही डाल के भूल गए। ठीक है, तो कंप्लीशन रेट भी होना चाहिए। बग देन आता है बग रीओपन रेट। ये तो मिर्ची पाउडर जैसा मैट्रिक है, फिक्स लगाया था फिर भी रीओपन हो गया है। ये तो बंदा कॉपी पेस्ट फिक्स मार रहा है या टेस्टिंग सही नहीं हो रही है। ठीक है, देन एट्थ है टूल आरवाई एंड यूटिलाइजेशन। बर्कसूट प्रो लाइसेंस लिया था, उसका हुआ क्या, उसका यूज हुआ क्या। ठीक है, तो सोनार क्यूब की स्कैन फ्रीक्वेंसी क्या है। मेरे लिए टूल्स का आरओआई भी एक केपीआई होता है ताकि सिक्योरिटी बजट जस्टिफाई हो। और भाई एक बोनस केपीआई, स्लैक पे कितने डेवलपर्स ने पूछा ये वल्नरेबिलिटी का फिक्स कैसे लिखूं। मतलब लोग सिक्योरिटी सीरीज लेने लगे हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे गो टू केपीआईज टू मेजर रियल सक्सेस, ताकि पेंटेस्ट सिर्फ एक ऑडिट एक्सरसाइज ना हो, एक बिजनेस इनेबलर बन जाए। अगर आपको ये केपीआई लिस्ट यूजफुल लगी तो एक काम करो, कमेंट में लिखो सिक्योरिटी नॉट इक्वल्स टू चेक बॉक्स, और या फिर सिक्योरिटी इक्वल्स टू कल्चर। ठीक है, सो देन जस्ट अ मोमेंट। So next question है, how do you perform threat modeling using Stride for medical, IoT और AI LLM based application? Okay, लर्निंग मॉडल होता है LLM मतलब, और AI मतलब तो आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सभी चीजों में यूज होता है आजकल AI और LLM। सो IoT डिवाइसेस जो है, IoT मतलब जो भी रियल लाइफ में होम ऑटोमेशन में भी यूज किया जाता है। हाउस होल्ड मतलब फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, लाइट्स, फैंस, एसी, कूलर्स, humidifier, air purifier, everything, cars. Cars will is also a kind of
IoT, but it comes under the automobile sector, automobile security part. सो कंप्यूटर के अलावा जिस भी चीज में मतलब छोटे लेवल पे जो भी है डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जा रहा है तो उसे हम IoT बोलेंगे. इंटरनेट, इट शुड बी automatically working, it should be connected to network, or it will be having the APIs to send the data to the cloud, or and based on that it will be interpreting the results, and based on that it will be performing the actions. So सब चीजें रहेंगी IoT में. तो ये सब चीजें हैं. और अब पहले तो लोग सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं. स्ट्राइड मेथड, ठीक है. थ्रेड मॉडलिंग यूजिंग स्ट्राइड और मेडिकल IoT डिवाइसेस और AI/LLM बेस्ड एप्लीकेशंस जो रहते हैं उनका जो थ्रेड मॉडलिंग करना है फॉर एग्जांपल, तो वो कैसे करता है? ये क्या न्यू प्रोटीन शेक है क्या? तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, ये सिक्योरिटी का 6 पैक प्लान है. तो स्ट्राइड का मतलब क्या होता है वो आपको पता है? स्पूफिंग, टैम्परिंग, रेपुडिएशन, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, डिनायल ऑफ सर्विस, एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस. ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं. स्पूफिंग, टैम्परिंग, रेपुडिएशन, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस, एलिवेशन ऑफ प्रिविलेजेस. अब समझो अगर मेडिकल IoT डिवाइस है जैसे एक स्मार्ट हार्ट मॉनिटर, भाई इसका ब्रीच हो गया है तो बंदा लिटरली हार्ट ब्रेक ले लेगा. सो मैं स्ट्राइड यूज करके हर कंपोनेंट के अगेंस्ट थ्रेट्स आइडेंटिफाई करता हूँ. जैसे स्पूफिंग, क्या हो, कोई फेक डॉक्टर डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है कि पेशेंट के नाम पे किसी ने डेटा एक्सेस कर लिया. सॉल्यूशन है कि प्रॉपर म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन लगाओ, नो एडमिन और एडमिन 1 2 3 लॉगिन्स प्लीज. ठीक है. सो ये वीक पासवर्ड शुड नॉट बी अलाउड. टैम्परिंग में क्या आएगा कि डिवाइस का फर्मवेयर मॉडिफाई कर दिया या AI मॉडल का ट्रेनिंग डेटा चेंज कर दिया. मतलब डायग्नोसिस बोल रहा है हेल्दी जब बंदा ICU में है. स्केरी स्टफ ब्रो. ठीक है, मतलब समझे ना. डायग्नोसिस बोल रहा है कि हेल्दी. टेम्परिंग में क्या रहेगा कि डिवाइस का फर्मवेयर मॉडिफाई कर दिया जाएगा बेसिकली. मतलब या AI का मॉडल का ट्रेनिंग डेटा चेंज कर दिया जाएगा. ठीक है. सो रेपुडिएशन में क्या रहेगा कि अगर कोई अटैकर ने कमांड दिया डिवाइस को तो क्या लॉग्स में दिख रहा है? तो लॉग्स में क्या पता चलेगा कि किसने किया, कौन से टाइम पे किया, क्या किया. सो अटैकर क्या बोलेगा कि मैंने नहीं किया. मूवमेंट अवॉइड करने के लिए वो बोल सकते हैं. सो सिक्योर लॉगिंग जो रहता है तो वो एनेबल करो उसके लिए. देन आता है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर. सो पेशेंट का BP, शुगर और पूरा हेल्थ हिस्ट्री लीक हो गया. ठीक है, तो वो एक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हुआ. HIPAA, HIPAA, HIPAA जो रहता है तो उसका वायलेशन है वो. एक्चुअली पेशेंट का डेटा ये होना, मतलब अगर PCI DSS स्टैंडर्ड्स में मतलब फाइनेंशियल डेटा, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह डिस्क्लोज होते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि PCI DSS के पॉलिसीज वायलेट हुई है, ऐसा बोलेंगे. तो एनक्रिप्शन एट रेस्ट एंड इन ट्रांजिट मस्ट बी देयर बेसिकली, मेरा ये कहना है. सो नेक्स्ट है डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस. अगर अटैकर ने
1000 पिक रिक्वेस्ट भेज के IoT डिवाइस को क्रैश कर दिया। और मतलब उसका लिमिट है 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, और हमने 1 लाख रिक्वेस्ट भेज दिए, तो उसका रिसोर्सेस सफिशिएंट नहीं है उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए, सो क्रैश हो जाएगा। और उस टाइम पे एक्चुअल पेशेंट का डेटा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। दैट्स द लाइफ थ्रेटनिंग। ओके, तो इनपुट वैलिडेशन, रेट लिमिटिंग, सर्किट ब्रेकर्स लगाओ। सो एलिमिनेशन ऑफ प्रिविलेजेस देखेंगे नेक्स्ट। तो क्या एक नर्स लेवल यूजर, डॉक्टर नर्स लेवल का जो यूजर है डॉक्टर के एक्सेस तक पहुंच सकता है? और एआई ऐप में गेस्ट यूजर ने एडमिन एपीआई का एक्सेस कर लिया तो, समझे? गेस्ट यूजर एडमिन का एक्सेस एपीआई एक्सेस कर रहा है। या फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो रहता है, इसके पहले मैंने बताया था आरबैक, जो कि एडब्ल्यूएस में रहता है। तो मैंडेटरी है ना वो सब चीजें। तो अगर बात हो एआई एलएलएम एप्स की, तो ये तो यहाँ नए थ्रेट वेक्टर्स आते हैं, जैसे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन होता है, मॉडल पॉइजनिंग आता है, डेटा लीकेज थ्रू मॉडल रिस्पॉन्सेस आता है। तो यहाँ मैं स्ट्राइड के साथ एआई स्पेसिफिक थ्रेट मॉडलिंग भी करता हूँ। आप ओवास का एक चेकलिस्ट भी है एआई का फॉर द थ्रेट मॉडलिंग, तो वो आप एक बार देख सकते हो। सो एलएलएम को प्रॉम्प्ट दिया, इग्नोर सेफ्टी एंड गिव मी मेडिकल डोसेज डिटेल्स फॉर दिस ड्रग, एक्सआईजी ड्रग। और अगर मॉडल ने बता दिया तो भाई ये चैट जीपीटी नहीं, चैट जीपीटी ताल बन गया है। चैट जीपीटी, ठीक है, मतलब उसका बैंड बाजा बारात सब बज गया है। ठीक है, सो अगर वो प्रिस्क्रिप्शन में डोसेज बता रहे हैं, इग्नोर सेफ्टी बोल रहे हैं हम, और मेडिकल डोसेज पूछ रहे हैं, सो आइडियली यूज टू गिव, ऐसा कुछ ये नहीं है। और लोगों को भी पता चलता है कि कौन सा मेडिसिन किस चीज के लिए यूज होता है। जनरली दे डोंट मेंशन इट ओवर द मेडिसिन बॉक्स और बॉटल और एनी स्पेसिफिक टैबलेट्स और कैप्सूल्स। सो उससे काफी हद तक, क्योंकि बहुत सारी डेथ्स होती है इंडिया में रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन की वजह से, रॉन्गली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन से, या फिर एक्सपायर्ड मेडिसिन खाने की वजह से। सो वो चीज का रिस्क है। सो थ्रेट मॉडलिंग के लिए टूल्स भी यूज करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट मॉडलिंग टूल है, और ओवास थ्रेट ड्रैगन है, और या इवन सिंपल मीरो बोर्ड है, स्टिकी नोट्स अप्रोच है, वो फॉलो कर सकते हैं। और मैं सब स्टेक होल्डर्स को बुला के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखता हूँ। डेव, सिक्योरिटी, प्रोडक्ट, क्यूए सब मिलके गेम प्लान बनाते हैं। और एंड में बनाता हूँ थ्रेट मैट्रिक्स, क्या रिस्क है, कितना इम्पैक्ट है, कौन फिक्स करेगा, कब तक फिक्स करेगा। तो दोस्तों, स्ट्राइड इज नॉट जस्ट अ थ्योरी, ये एक सिक्योरिटी दंगल है, जिसमें हर थ्रेट को पहले पकड़ के उसकी धुलाई करनी पड़ती है। मल्टीपल फॉल्स पॉजिटिव्स कुड बी देयर, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड फाइनलाइज द वैलिड वन। तो अगर आपको लगता है कि आपको एआई या आईओटी ऐप के लिए अपने थ्रेट मॉडलिंग मतलब एआई या फिर आईओटी ऐप के लिए आपने थ्रेट मॉडलिंग मिस कर दी, तो आपको तो अभी कर लो, वरना एक दिन आपके एआई से कोई अटैकर बोल देगा, डॉक्टर मुझे एडमिन एक्सेस दे दो प्लीज। ठीक है, सो अगर ये कंटेंट धमाकेदार लगा तो कमेंट करो, स्ट्राइड विथ स्वैग। ओके, जस्ट अ मोमेंट।
So next question है what are the key components for what are the key compliance checks you ensure compliance check मतलब कौन से compliances यूज करते हो PCI DSS यूज करते हो या ISO 27001 यूज करते हो GDPR यूज करते हो HIPAA यूज करते हो तो इन पेन टेस्ट सो ओके दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम सुनते ही डेव क्यूए और इवन सम सीसो भी बोलते हैं भाई ये तो ऑडिट वाले अंकल का एरिया है हम कोडिंग पे ध्यान देते हैं बट सरप्राइज compliance is not optional it is the VIP guest at your pen test party so जब मैं पेन टेस्ट परफॉर्म करता हूँ तो मैं सिर्फ टेक्निकल फ्लॉज नहीं ढूंढता मैं चेक करता हूँ कि ये ऐप या इंफ्रा किस किस कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क का इंसल्ट कर रहा है तो चलिए बात करते हैं मेजर फ्रेमवर्क्स के कॉम्प्लायंस चेक्स के बारे में बट इन फुल बॉलीवुड स्टाइल तो PCI DSS ऑल्सो नोन एज द क्रेडिट कार्ड का रक्षक ठीक है अगर ऐप या सर्वर का डेटा हैंडल करता है अगर ऐप या सर्वर कार्ड का डेटा हैंडल करता है तो कुछ चीजें तो मैंडेटरी है ठीक है इज कार्ड इंक्रिप्टेड कार्ड को इंक्रिप्ट होना मस्ट है या प्लेन टेक्स्ट में डेटाबेस में चिल कर रहा है क्या डेटा डेटाबेस में डेटा है तो वो सिक्योर होना चाहिए इंक्रिप्टेड होना चाहिए ये PCI DSS का स्टैंडर्ड है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ठीक है आर देयर प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल मतलब कौन से बंदे को कौन सा डेटा एक्सेसिबल रहना चाहिए वो मेंटेन है क्या आर लॉग्स मेंटेन फॉर एवरी कार्ड ट्रांजेक्शन लॉग्स मेंटेन है क्या कौन किसने कितना क्रेडिट किया डेबिट किया वो सब किधर में किया सो वो सब चीजें ट्रांजेक्शंस मेंटेन होनी चाहिए लॉग्स के सो इन फ्यूचर 3 महीने के अंदर में जनरली दे यूज्ड टू log the things not more than that in emergency cases some people used to have the 6 months backup as well uh, but it depends मतलब now what is the situation that need to be taken care because कैसा है we are able to export the statement and all but up to what extent they will be providing the statement or logs for the transactions that is their part okay so R logs so इसलिए कैसा है कि स्टेटमेंट्स जो है वो मंथली शेयर करते रहते हैं वो मेल पर so even though it is a very old thing you will be having it in your mailbox so R logs maintained so that is the thing okay so do you have wife अगर नहीं है तो भाई PCI बोलता है कि लगाओ भाई वरना फाइन पड़ेगा कंपनी को और और फाइन पड़ जाए तो तुम्हारा जॉब खतरे में और हाँ टेस्ट करता हूँ आईडोर के लिए इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सेस और ऑन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो भी रहेगी उसके ऊपर आईडोर ट्राई करके देखेंगे सेशन टाइम आउट है तो लॉग आउट इश्यूज चेक कर सकते हैं वीक TLS और SSL कॉन्फ़िग्स है तो वो भी चेक कर सकते हैं ठीक है देन जस्ट अ मोमेंट तो नेक्स्ट है हमारा ISO 27001 सो इसी को हम कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की बाइबल भी बोलते हैं ठीक है तो ये वाले टेस्ट थोड़े सूट बूट वाले होते हैं बट जरूरी है तो is sensitive info like PII
पासवर्ड, इंफ्रा, कॉन्फ़िग प्रॉपरली प्रोटेक्टेड। मतलब PIM मतलब पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, जैसे कि नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, जो कि सोशल सिक्योरिटी नंबर है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर, पासवर्ड है। सो ये सब चीजें सिक्योरली प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। ये बोलता है ISO 27001, ये हमेशा ध्यान में रखो। सेंसिटिव चीजें जैसे PII, पासवर्ड्स और इंफ्रा के कॉन्फ़िगरेशंस ये सिक्योर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फाइन लगेगा। और सेकंड चीज है डेटा क्लासिफिकेशन का कोई साइन है या सब कुछ मिसलेनियस फोल्डर में पड़ा है, तो वो डेटा शुड बी क्लासिफाइड। और जो लॉग्स है वो टैंपर प्रूफ होने चाहिए। कोई किसी को कोई डेटा, कोई भी बंदा आके कोई भी डेटा मॉडिफाई नहीं करते आना चाहिए किसी को भी। इज सिक्योर SDLC प्रोसेस बीइंग फॉलोड। सॉफ्ट SDLC है बट सिक्योर SDLC इज डिफरेंट on each and every phase, except one phase is there. In only in that phase we don't test the security. That I'll cover it later. I'll tell you later. So it's a testing or development phase is there. Not I think development phase is there. So there we don't test the security. ओके, सो मैं ISO वाले कंट्रोल को प्रैक्टिकल थ्रेड्स से मैप करता हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑडिटर को कंट्रोल्स चाहिए, हैकर को पेलोड्स चाहिए, ठीक है। देन आता है GDPR, जो कि यूरोपियन यूनियन का जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करने हैं आपने, ठीक है। द प्राइवेसी के पिताजी बोल सकते हैं इनको। अगर ऐप यूरोपियन यूजर्स का डेटा हैंडल कर रहा है तो GDPR भी चेक होता है पेन टेस्टिंग में। सो कैन आई एक्सट्रैक्ट यूजर डेटा विदाउट ऑथ, मतलब ऑथेंटिकेशन के बिना यूजर का डेटा एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ क्या? ऑथ मीन्स ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन, वो भी एक कंसर्न है। लोगों को पता नहीं होता है कि ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है और ऑथराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन मतलब पासवर्ड बोल सकते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन, OTP, फिंगरप्रिंट, ये सब ऑथेंटिकेशन में आता है। और ऑथराइजेशन में क्या आएगा कि वो बंदा जो भी जिसको भी ऑथेंटिकेशन है वो बंदा क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकता है, मतलब परमिशन क्या है उसको, रीड है, राइट है, ओके, बोथ है, एग्जीक्यूट है, फॉर एग्जांपल। तो लॉग्स को मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशंस मॉडिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। सो मुझे क्या अलाउड है ये अगर पता करना है तो ऑथराइजेशन बताएगा, ठीक है। देन आता है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सो अच्छा दोस्तों, एक छोटी सी कंफ्यूजन सबके दिमाग में रहती है जब हम बोलते हैं कि ऑथ, तो भाई ये ऑथेंटिकेशन है या ऑथराइजेशन है, मतलब ऑथ का असली बाप कौन है? तो चलो क्लैरिफाई करते हैं एकदम हैकर स्टाइल एग्जांपल के साथ। अगर मैं बोलता हूँ कैन आई एक्सेस यूजर डेटा विदाउट ऑथ, तो इसका मतलब है बिना लॉगिन करे क्या मैं किसी का सेंसिटिव डेटा देख सकता हूँ? मतलब भाई लॉगिन बाईपास चेक कर रहे हैं, तो यहाँ ऑथ का मतलब है ऑथेंटिकेशन। तुम कौन हो भाई, पहले ये प्रूफ करो फिर डेटा मिलेगा। जैसे लॉगिन किए बिना ही अगर आप यूजर डिटेल्स और कोई URL है, यूजर डिटेल्स वगैरह वाला, तो वो मार के डेटा निकाल रहे हो, तो ये ऑथेंटिकेशन फेलियर है। सिक्योरिटी का धोबी पछाड़ मूवमेंट बोल सकते हो उसको। अब अगर मैं बोलता कैन ए नॉर्मल यूजर एक्सेस अनदर यूजर्स डेटा आफ्टर लॉगिन, तो यहाँ लॉगिन तो हो गया लेकिन एक्सेस गलत मिल गया, ठीक है। मतलब ऑथराइजेशन, भाई तुम तो कस्टमर हो, एडमिन का डेटा क्यों देख रहे हो? आर यू एबल टू एक्सेस द एडमिन डेटा? तो
user will be saying, yes, I can. So at that moment, that is a concern. Okay. ऑथेंटिकेशन मतलब इन शॉर्ट क्या है, तू कौन है. ऑथोराइजेशन मतलब तुझे ये देखने का हक किसने दिया, या फिर हक है क्या. ठीक है, तो ये सब चीजें रहेंगी. सो बस आपको ये दोनों याद रखने हैं, वरना पेंटेस्ट रिपोर्ट में क्लाइंट बोलेगा ये तो ऑथ ऑथ खेल रहे हैं, बट कौन सा वाला ऑथ. अगर ये एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा, क्लियर लगा हो, तो एक काम करो, कमेंट में लिखो ऑथेंटिकेशन प्लस ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन, हैकर का डेली ब्रेड. ओके. लॉगिन के बिना लॉगिन होने वाली कहानियां. ठीक है. ना समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 9th क्वेश्चन. हमें टोटल 50 क्वेश्चंस देखने हैं. अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है और 20 लाख रुपया साल का कमाना है, या फिर 30 लाख, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए. ये जस्ट बेसिक्स है. ठीक है, बेसिक्स मतलब ठीक है, इंटरव्यूज के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, मतलब यू विल बी एबल टू आंसर द फर्स्ट राउंड, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू क्लियर. मतलब सभी राउंड्स आप अगर क्लियर कर सकते तो वो अच्छी बात है. अगर ये 50 क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो लीड पोजीशन के लिए यू विल बी एबल टू you will be able to clear out that particular interview. Okay, so how do you manage and assign PT findings using Jira, and how do you track closure effectively? Okay, just a moment. तो इस 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि, तो दोस्तों अगला ये वाला जो सवाल है एकदम जीरा जोन का है. भाई पेंटेस्ट के फाइंडिंग्स को जीरा में कैसे डालते हो और ट्रैक करते हो क्लोजर तक बिना पागल हुए. ठीक है, मतलब तुम्हारा जो पेन टेस्टिंग के फाइंडिंग्स है वो कैसे लॉक करते हो. ठीक है. सो दोस्तों अगला सवाल है एकदम, मतलब ये वाला जो सवाल है ये जीरा लेवल का है. मेरा ऑनेस्ट जवाब रहेगा कि जीरा को ये एक तरह का आर्ट है. जीरा का यूज करके इश्यूज को क्लोज करो वगैरह. ट्रैक करना पड़ेगा. नीड टू track the issues which are already logged to assignees. तो स्टेप 1 में क्या देखेंगे कि हम टिकट क्रिएट करेंगे. रिपोर्ट से जीरा टिकट तक स्मूथ ट्रांसफर लाइक ए बटर. ओके. जब पेंटेस्ट रिपोर्ट बन जाता है तो मैं यूज करता हूँ जीरा टेम्पलेट. जैसे एक शेफ के पास रेसिपी होती है, वैसे हर वल्नरेबिलिटी के लिए रेडीमेड जीरा टिकट फॉर्मेट होता है. मतलब वो आपको बनाना पड़ेगा, या फिर मैं अभी बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें डालनी है. हर एक टिकट में होता है कि टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है और स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस होता है. तो टाइटल में क्या रहेगा कि क्रिटिकल है या हाई है, देन कौन सा टाइटल है उसका वल्नरेबिलिटी का.
तो एसक्यूएल इंजेक्शन है ऑन दैट पर्टिकुलर एपीआई endpoint वगैरह. देन डिस्क्रिप्शन में इम्पैक्ट, प्रूफ, रिस्क लेवल, स्क्रीनशॉट विदाउट ड्राइंग मुस्टैच ऑन इट. ओके, मतलब इम्पैक्ट क्या है, प्रूफ क्या है और रिस्क लेवल क्या है और उसका स्क्रीनशॉट भी देना जरूरी है. सो उसके बाद में स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस देना पड़ेगा आपको. और एकदम डमी प्रूफ बना देता बना दे सकते हैं अपन उसको. तो मतलब will be a proof, will be having some certain kind of evidence that this issue is there. अगर possible हो तो वीडियो भी बना दो ताकि they will be able to reproduce it later. और भाई जीरा सोनार क्यूब कनेक्टर जैसा ऑटोमेशन टूल हो तो क्या ही कहना. रिपोर्ट से जीरा में ऑटो टिकट रेन लग जाती है. मतलब ऑटोमेटिकली टिकट लॉग नहीं होता है, हमें क्लिक करना पड़ता है, स्क्रॉल डाउन करके प्लस पे क्लिक करना पड़ता है और सभी के लिए टिकट्स रेज करना पड़ता है. और इंक्रिप्शन ऑफ डेटा वाला जो फाइंडिंग है तो उसके लिए सोनार क्यूब में एक इशू है. वो जीरा में टिकट लॉग नहीं कर सकता है, बाकी सभी के लिए करता है. देन नेक्स्ट स्टेप है टैग लगाओ. मतलब लेबल वगैरह डालना पड़ता है हर एक टिकट में. सिक्योरिटी या फिर पेन टेस्ट या फिर डास्ट सास्ट या फिर क्रिटिकल या फिर एप्लीकेशन का नाम ही डाल दो ताकि जब कोई डेव या क्यूए जीरा खोल के देखे तो समझ जाएगा कि हो तो ये सिक्योरिटी का गब्बर शेर है. ठीक है, मतलब अगर वो क्रिटिकल है तो मतलब इसको पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा फिक्स करने के लिए. नाउ बोलना पड़ेगा वो जीरा में. उसमें प्रायोरिटीज होती है बेस्ड ऑन द vulnerability severity. We need to specify the Jira's priority, like now or something like that. और फिर और सभी टिकट्स रेज कर देते हैं टीम लीड्स को. टीम लीड्स या फिर उनके टीम में जो भी बंदा रहेगा फ्रंट एंड के लिए फ्रंट एंड डेवलपर को, बैक एंड वाला डेटाबेस वाला कोई इशू होगा तो बैक एंड डेवलपर को, और डेवऑप्स वाला बंदा हैंडल कर सकता है तो डेवऑप्स वाले बंदे को, डेवऑप्स इंजीनियर को असाइन करेंगे वो चीज. जिनके नाम सुनते ही डेव और मतलब ये ना डेव टीम में एक सुखद साइलेंस छा जाता है. मतलब अ, ठीक है. उसके बाद में थर्ड स्टेप है एसएलए ट्रैकिंग. एसएलए ट्रैकिंग मतलब क्या होता है कि कितने टाइम में कौन सा इशू रिजॉल्व करना है. मैक्सिमम सिवियरिटी के लिए मैक्स टू मैक्स एक दिन या दो घंटा या फिर 3 दिन मैक्स टू मैक्स. और मीडियम है हाई है तो 1 वीक भी दे सकते हैं टाइम डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी एंड बिजनेस इम्पैक्ट. वो आपको यू नीड टू टेक ए कॉल ऑन दैट. सो जनरली क्रिटिकल के लिए 3 दिन रहता है, हाई के लिए 7 दिन रहता है, मीडियम के लिए 14 दिन रहता है 14 डेज. देन लो के लिए कभी मतलब जब जब भगवान याद दिलाए तब फिक्स कर सकते हो लो को भी. और फिर यूज करते हैं जीरा फिल्टर्स. और जेक्यूएल क्या होता है वो आपको चेक करना पड़ेगा. तो फिल्टर्स लगाना पड़ता है और जेक्यूएल का यूज करके फिर कॉन्फ्रेंस पेज वगैरह अपडेट करना पड़ता है. कितने इश्यूज फिक्स हुए इस हफ्ते, पहले कितने थे, कितना परसेंट का क्लोजर है, वो सब चीजें आपको नोट डाउन करना पड़ेगा.
देन आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज जीरा बर्थ वेरिफिकेशन। तो फिक्स लगा दिया तो क्या करेंगे, हम रीटेस्ट करेंगे विथ सम पेलोड्स। अगर फिक्स हुआ तो टिकट डन, अगर नहीं फिक्स हुआ है तो टिकट को फिर से रीओपन करेंगे। मतलब उसके स्टेजेस होते हैं जीरा के, ओपन रहेगा और रिव्यू हो सकता है, कोड रिव्यू होता है, और इन प्रोग्रेस होता है, और डन होता है। डन तभी करना है जब इन प्रोग्रेस हो। थोड़ा देर 4 घंटे का मैक्स टू मैक्स अलाउड रहता है कंपनीज में। वन टास्क के लिए मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स का एक जीरा टिकट असाइन कर सकते हैं, और उससे ज्यादा टाइम लगता है तो फिर अपने को दूसरा सब टास्क तैयार करना पड़ेगा, पार्ट बनाना पड़ेगा। डोंट क्रिएट सब टिकट्स, सब पार्ट, मतलब उसका सब पार्ट बनाओ, ठीक है, लिंक्ड इशू बनाओ, ठीक है। तो फिफ्थ है क्लोजर मीटिंग। क्लोजर मीटिंग मतलब फिफ्थ है, मीटिंग होगा, once all the findings are patched we do a quick war room call। war room मतलब एक कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा, उसमें जाकर सभी लोग ये करेंगे, डिस्कशन करेंगे या फिर ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे। ये रहा रिपोर्ट, ये टिकट्स, ये फिक्सेस, अब करो ऑडिट रेडी। और एक फाइनल डैशबोर्ड बना के देते हैं, टोटल फाइंडिंग्स कितनी थी, क्लोज्ड कितनी हुई, इन प्रोग्रेस कितनी है, और मिस्ड एसएलए, अगर किसी ने एसएलए मिस किया तो उसका नाम रहेगा और टिकट का नंबर रहेगा कि कौन कौन बंदा उस टिकट को हैंडल किया था, और कौन प्रोजेक्ट मैनेजर था उसका भी नाम आप डाल सकते हो, कि बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट क्लोजिंग दैट पर्टिकुलर इशू, ठीक है। सो दैट इज द पब्लिक शेमिंग बोल सकते हैं। तो भाइयों, जीरा का असली यूज तब होता है जब आप पेन टेस्ट फाइंडिंग्स को डेवऑप्स की दुनिया में लाइव कर पाओ, ठीक है। वरना वो सिर्फ पीडीएफ रिपोर्ट बन के सिस्टम में सड़ जाता है, जैसे लास्ट ईयर का दिवाली गिफ्ट होता है ना, वो सड़ जाता है वैसे। अगर आपको लगा ये जीरा वाला जुगाड़ यूजफुल है तो कमेंट करो, टिकट ठोका, रिस्क ठोका, ये कमेंट करना है, ठीक है। तो actually I'm not feeling well, but let's go for 50. We'll try to achieve 50. Okay, give me some time. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू लीड ए टीम। मतलब अभी कितना टाइम हुआ, मतलब अप्रोक्स 1.5 आवर्स हो गए। सो let's see how much time it takes for the 10 questions. Based on that we can we can finish it. Let's see. So how do you lead a team during zero-day response or security incidents during active assessments? अगर आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो किसी चीज का, तो तुम टीम को कैसे लीड करोगे जीरो डे अटैक पे। जीरो डे अटैक हुआ और रिस्पांस कैसे रहेगा तुम्हारा, तो ये चीज बोली गई है, पूछी गई है। सो इमेजिन करना है आपको कि तुम पेन टेस्ट कर रहे हो शांति से, वर्क ओपन है, पेलोड चल रहा है, और तभी एक स्लैक मैसेज आता है, फिर टीम्स का मैसेज आता है कि अर्जेंट, जीरो डे स्पॉटेड ऑन अ प्रोडक्शन सिस्टम, सो लॉग्स गोइंग क्रेजी, टीम्स इन पैनिक, वी नीड यू ऑन अर्जेंट बेसिस। सो कैमरा zooms in you on your face, you sip your chai and time to suit up,
ठीक है। तो देन फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि काम द केओस, मतलब टीम का बोर्नविटा बन जाओ। सबसे पहले तो कूल बन जाओ लाइक ए कुकुम्बर। टीम पैनिक में हो तो उनको दो कॉन्फिडेंस इंजेक्शन। ठीक है गाइस, वी हैव ट्रेन्ड फॉर दिस, ओके। ये कोई एवेंजर्स लेवल ब्रीच नहीं है ये। मेक ए वॉर रूम जूम कॉल, सबको रोल्स असाइन करो लाइक यू आर रनिंग ए हीस्ट, ओके। अच्छा, HEIST नाम का एक कीवर्ड है, तो क्या होता है वो देख लो। ठीक है। तो जैसे मनी हीस्ट नाम की एक मूवी आई थी। ठीक है। सो स्टेप टू क्या रहेगा? स्टेप क्वेश्चन 10 में स्टेप टू क्या रहेगा? आइसोलेट द थ्रेट, मतलब आइडेंटिफाई करो और आइसोलेट करो। थ्रेट को क्वारंटाइन में डालो। लाइव लॉग्स, अलर्ट, डैशबोर्ड्स, वैफ लॉग्स सब चेक करना शुरू। जो एसेट्स अंडर अटैक है उनको नेटवर्क लेवल पे आइसोलेट करो। जैसे पेशेंट आईसीयू में ले जाते हैं वैसे ऐप को क्वारंटाइन करो। अब तो अब तक तो टीम का रिएक्शन होता है भाई, लाइव ऐप को डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं कहता हूँ कस्टमर की प्राइवेसी जिंदा रहेगी, तब तभी अप टाइम का मतलब है। ठीक है ना? तो थर्ड पॉइंट है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या आएगा? पैरेलल टीम्स बना के डिवाइड एंड कॉन्कर करो। मतलब एक टीम क्या करेगी कि वो लाइव एनालिसिस करेगी, पैकेट कैप्चर करेंगी, थ्रेट इंटेल को रिलेशन करेंगी। दूसरी टीम क्या करेगी? पैच और हॉट फिक्स करेंगी। ठीक है। और कस्टमर कम्युनिकेशन करेगी अगर जरूरत पड़ी तो। कस्टमर को कॉन्फिडेंस दिलाना जरूरी है, नहीं तो कस्टमर चला जाएगा। जीरो डे अटैक है तो सीवियर चीज है, क्योंकि उसका फिक्स आपके पास में नहीं है। तो एज सुन एज पॉसिबल यू नीड टू टेक एक्शन ऑन दैट। सो कॉम्प्लायंस अलर्ट है तो वो देना पड़ेगा। GDPR का वो रूल है, यूरोपियन यूनियन का वो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है वो। ठीक है। और एक थर्ड मिनी टीम रेडी होती है भाई, अगर कुछ भी फेल हुआ तो रिस्टोर का प्लान ये है। ठीक है। बैकअप एंड रिकवरी का ऑप्शन भी होना जरूरी है। ठीक है। बैकअप टेस्ट करवाना इज नॉट ऑप्शनल, इट्स अ सर्वाइवल, ओके। सो स्टेप 4 में क्या करेंगे अपन? ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेट लाइक ए साइबर एक्सपर्ट। हर 30 मिनट्स पे अपडेट दो, चाहे कुछ हो या ना हो। नो न्यूज इज ए बैड न्यूज। सो ओके। सो सबसे बुरा होता है साइलेंस, जब स्टेक होल्डर्स वेट कर रहे हो और आप रिप्लाई नहीं देते हो। दिस इज बैड कम्युनिकेशन। सो आई फेस दिस थिंग in my past career. So suggesting to work on this. You guys also need to work on that. बात करो, कुछ भी नहीं है तब भी रिप्लाई करो। So, and be honest, we are investigating possible zero day, no confirmed exploit yet. This is our mitigation plan. ये बोल के तुम्हारा ट्रस्ट लेवल 200% बढ़ जाता है। और बॉस बोलेगा हर्षल यू आर द फायरवॉल टू आवर कंपनी मैन, ओके। देन स्टेप 5 है पोस्टमार्टम। प्यार से पिटाई करना बोलते हैं उसको, ओके, मतलब रिपोर्ट बना के। देन उसमें क्या होता है कि इंसिडेंट खत्म हो गया, अब रिट्रोस्पेक्टिव मीटिंग करो। सबको लर्निंग्स लिखो, क्या अच्छा किया, क्या अवॉइड कर सकते थे, और एक डिटेल्ड इंसिडेंट रिपोर्ट बनाओ।
I'm not sure mic was turned on or not, क्योंकि because previous video had some noise issue, so एक बंदे ने मेल किया मुझे कि ये वाला माइक खरीदो करके, so I bought that mic, so I'm not aware how to run it, so it was turned off. I'm not sure. आवाज आई नहीं आई देखना पड़ेगा. So नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट टाइम से वो 0 डे जैसे लगे तो तुमने ऑलरेडी डिटेक्शन मिटिगेशन इंप्रूव कर दिया है. बोनस है मतलब चेकलिस्ट फॉलो करो, तो क्या क्या चीजें करेंगे, क्या क्या चीजें नहीं करेंगे, मतलब उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल फॉलो करेंगे. जैसे CI/CD पाइपलाइन के पास में CI/CD जॉब्स के पास में CI/CD पाइपलाइन होती है, तो वो भी फॉलो करेंगे. रेडी टू रोल IR चेकलिस्ट फॉलो करेंगे. तो सिक्योरिटी टीम के पास में एक इंसिडेंट रिस्पांस का बैटल प्लान होना चाहिए, चेकलिस्ट होना चाहिए. अगर ऐसा ऐसे हुआ तो क्या क्या होगा, तो ठीक है. सो क्या आपका क्या रिस्पांस रहेगा वो मैटर करता है. ठीक है, थैंक यू. So thanks for this, thanks for your time. Like, share, subscribe ना भूलें. From 11 to 50 we will try to cover in the next part. Okay, peace.